देखो, जो कल आपको क्लास में पॉलिटी में पढ़ाया गया था वो मैंने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ा के जस्ट 15-16 मिनट की वीडियो बनाई थी, अपलोड भी कर दी थी। और वो कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, भले चाहे छोटी क्लास सही, लेकिन वो क्लास थी जिसमें हमेशा आने की संभावना रहती। वो क्वेश्चन था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। कल हमारी पॉलिटी क्लास हो नहीं पाई, आज हम एक बड़ी क्लास लेते पॉलिटी की 1 घंटे की लगभग, और इसमें हमारा बहुत कुछ कवर करके देंगे आज। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो मेरे भाई, आपको हम ये मान के चलते हैं आप घर से सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं और अपना काम आप ईमानदारी से करते रहिए। आपके अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है भाई, है ना। नहीं तो फिर भाई हमारा घाटा नहीं, आपका ही घाटा होगा। देखो बात ये है कि जो हम भारतीय संविधान में जो पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कर लिया है हमने भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर लिया है कि तुम्हारा संविधान लागू भी हो चुका है। कब? 26 जनवरी 1950 को। हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम 15 आर्टिकल भी लागू कर दिए थे। हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे को कहते हैं? लघु संविधान किसे कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं प्रस्तावना को। कौन सा? वो 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान कहते हैं। और फिर 1935 वाले को क्या कहते हैं? 1935 का जो एक्ट, 1935 के एक्ट से लगभग 70 से 80% संविधान कॉपी किया गया है, ये कह सकते हैं, है ना। ये लिखा तो है कहीं पे। अच्छा, एक बार इसको रिवीजन मारते हैं जो मैंने कल किया था, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और इसको जस्ट करने के बाद हम प्रस्तावना कराएंगे। ठीक है, आ जाओ। हम बात कर रहे होंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, और ब्रिटेन का आप घर से देख के आए होंगे तो बड़ा जल्दी अच्छी रिवीजन होगी। अब देखो, ब्रिटेन से नागरिकता होगी, और एकल याद रखना, सरकार की संसदीय प्रणाली और द्विसदनी विधायिका भी हमारी कहाँ से? ब्रिटेन से। और एकल दौरी, वो तुम समझते होगे, एकल का मतलब देश की, दौरी का मतलब राज्य की भी और देश की भी होती है नागरिकता। ये वाली बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। अब थोड़े से और आगे आ जाओ। हमने द्विसदनी विधायिका कर ली, और इसी ब्रिटेन से विधि का शासन या कानून का शासन लिया गया है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। और आगे बात करें तो न्यायिक रेटें पूछी जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में, दोनों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं भाई। अभी एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, आप रिव्यू देखना, इतनी पॉलिटी पढ़ाने से एक आध क्वेश्चन फंस गया होगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंसेगा। कहने का मतलब बहुत सीरियस टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसका। और सीरियस क्या है, भाग 5 तक अगर पॉलिटी हो जाती है तो हम ये दावा कर सकते हैं किसी एग्जाम में बैठ जाओ जाके, पॉलिटी का सिंगल क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश 90 नहीं, वो केवल 10% बच जाएगी। 90% क्वेश्चन फंस ही जाएगा अगर भाग 5 पॉलिटी कंप्लीट कर लें। भाग हैं कितने वैसे? 22 है भाग। 22 भाग में अगर 5 भाग करा दें तो पॉलिटी का के भाई साहब संभवतः लगभग, ऐसा हुआ नहीं कि 5 से ज़्यादा गया, कभी कभार ऊपर चला जाता है, नहीं तो भाग 5 तक की पॉलिटी ज़्यादातर पूछता है। तो इसका मतलब भाग 5 तक इंपॉर्टेंट है पॉलिटी वास्तव में। अगर भाग 5 तक पॉलिटी हो जाए तो ये समझ लो कंप्लीट होगी पॉलिटी। फिर तुम किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर दो जाके, किसी भी मॉक टेस्ट को लगा ले जाके, वहाँ पे क्वेश्चन धड़ाधड़ आएंगे, धड़ाधड़। ये आते मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संघ यानी केंद्र और राज्य, इतने में सिमट जाता भाग 5 तक खत्म। भाग 5 और 6 लास्ट, इतने में। आ जाओ बेटा आगे, यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो आपने कहा सर यूएसए से लिया गया मेरे भाई प्रस्तावना का विचार, कहे तो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, जो आज पढ़ाने वाले हैं, प्रस्तावना का विचार। और मौलिक अधिकार, और याद रखना मौलिक अधिकार याद रखना कहाँ से? अमेरिका से। आगे एक बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। और न्यायिक समीक्षा के पुनरावलोकन रिव्यू पिटीशन फाइल करी जाती है, वो न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है, ये भी हमारी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? और न्यायाधीशों का निलंबन और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आयरलैंड से मेरे भाई डीपीएसपी लिए गए, जो कि हमारे भाग 4 में आगे दिखाई देंगे। जब हम संविधान को टुकड़ों में पढ़ेंगे, भाग में कर करके, तो हम भाग 4 पढ़ेंगे डीपीएसपी वहाँ पे। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया याद रखना है, आयरलैंड से है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट करे जाते, मनोनीत करे जाते, सेलेक्ट करता वही, तो ये भी हमारे आयरलैंड से। आगे रसिया से क्या बेटा? मौलिक कर्तव्य, खूब आता दबा के क्वेश्चन रिपीट हुआ है मौलिक कर्तव्य वाला। और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय,
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हमारे कहाँ से लिए गए? रसिया से। यकीन मानो, विश्वास करो कि अगर आप मान लिया कोई सिविल सर्विसेज लेवल की कोई बुक पढ़ते हो तो पॉलिटी इससे लगभग 4 गुनी पढ़नी पड़ जाएगी। ये महज 144-140 पेजों की पॉलिटी हमने लिखाई है। अगर वो पॉलिटी देखोगे शायद 400-500 पन्नों की होगी पॉलिटी। अब वो पढ़ के आप ज़्यादा कुछ अंतर नहीं ला पाओगे, ये दावा हमारा। उसमें से जो पूरा का पूरा मलाई होता है ना, वो निकाल के मैंने इसमें रख दिया है। उसमें तुम छांटोगे, इसमें छटा रखा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर यहीं से पूछ रहा है। अगर आप वहाँ यूपीएससी वगैरह के देते तो यहाँ से क्वालिटी फेल हो जाएगी। फिर इससे सिर्फ हेल्प हो सकती है, पेपर पूरा नहीं हो सकता इससे। लेकिन आपके वनडे एग्जाम इससे छूटना नहीं है। ये वो रामबाण है कि आपको इधर उधर जाते हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। सोर्स मल्टीपल मत करना। जैसे पॉलिटी अगर यहाँ से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है ये पॉलिटी पढ़ ली और एक आध किताब ले लो, उससे भी पॉलिटी कर लें, क्या पता सर वाली से कम फंसा तो फांसते रहो। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री आएगी, सर की पॉलिटी हिस्ट्री भी कम फंसेगी। फिर इकोनॉमिक्स आएगी, यूपीजी की आएगी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी कितना तुम डिटेल में पढ़ोगे यार, जीएस अथा जीएस है। और छटा लिखा हुआ इसी पर बिलीव कर लो, ये विश्वास करना पड़ेगा तभी आपका मन लगेगा पढ़ने में। ये विश्वास करो, इसी से आएगा पेपर, है ना भाई? क्या कर रहे हो? आ गया तो फ्रांस की बात करें, एक गणतंत्र राज्य का विचार किया गया। एक गणतंत्र राज्य का विचार और स्वतंत्रता बंधुता और समानता का विचार कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से। ये हम ऐसा मान के चलते हैं, हर बच्चा घर पे जाके 3-4 बार रिवीजन मार के आया होगा। और बात हम कर रहे हैं कनाडा से राज्यपाल का पद और संघात्मक शक्तियां, जिसमें केंद्र मजबूत होता है और राज्य, इसका मतलब सेंट्रल की पावर ज्यादा होती है और केंद्र की, राज्य की कम होती है। वास्तव में ऐसा ही होता है। क्या मुख्यमंत्री हमारे बड़े हैं मोदी जी से? वो अगर मोदी जी कहते हैं करना पड़ेगा इनको, ऐसा कुछ है। अच्छा, साउथ अफ्रीका से आपको क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। और आगे बात करें तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। जर्मनी की बात करो, जर्मनी में ये क्वेश्चन खूब आता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी हमारा कहाँ से उठाया गया? जर्मनी से। मतलब आपात की बात आएगी तो जर्मनी चले जाना, तुम सीधी सी बात, आपात सुनते ही जर्मनी चले जाना। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहें तो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, जो आज पढ़ाएंगे हम, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से। संघ एवं राज्य के बीच संबंध पूछा जाता है, व्यापार के नियम पूछे जाते हैं, समवर्ती सूची को पूछी जाती है, हैशटैग लगा लो इस पे। समवर्ती सूची का राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला ज्वाइंट सेशन है, लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। ये भी कहाँ से उठाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला लास्ट बचता बेटा जापान। तो जापान से लिया गया हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। अब आ जाओ आज की क्लास पे। ये तो मैंने कल की क्लास का रिवीजन करा दिया। प्रस्तावना में उतना पढ़ा देंगे, आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे पूरा काम हो जाएगा। बस बशर्ते एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहना। ये लिखा हुआ संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1900। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम पे, ठीक है। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका पेश करी थी। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, इनको क्या कहते थे दूसरी भाषा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं चाचा नेहरू शायद, है ना। अच्छा, उद्देशिका पेश की थी। भाई संविधान की उद्देशिका आगे चलकर हमारे संविधान की ये प्रस्तावना होती क्या है? इसका अर्थ एक बार समझते। प्रस्तावना का मतलब होता है पूरा संविधान का ब्रीफिंग, एक संक्षिप्त दिया गया है कि इस संविधान में आगे क्या पढ़ोगे तुम। प्रस्तावना उसे कहते हैं। अरे भाई, आपने किसी किताब में लिखा होगा प्रस्तावना पहले पेज पे, उसके बाद आगे उसमें लिखा होता है प्रस्तावना। यह किताब एसएससी की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हुए सब कुछ बनाई गई है। इसमें त्रुटियों का पूरा ख्याल रखा गया है, पिछले वर्षों के अध्ययन किया गया, पूरा सिलेबस में कंप्लीट है। तो तुम समझ जाते हो ये किताब किसके लिए प्रस्तावना में। समझ पाए हो? ये किताबों में लिख के आता है, अभी किसी किताब में अभी नहीं भी आता है, लेकिन अब अगर अच्छी किताब होगी, कोई अच्छी पब्लिकेशन की, उसमें लिख के आता है प्रस्तावना क्या है इस किताब की। तो उसमें ब्रीफ दिया होता है किताब का पढ़ना कभी, लेकिन कोई भी पढ़ता भी नहीं है उसको। बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं वो लोग, है ना। अच्छा, इस संविधान की प्रस्तावना ये बताएगी हमारे संविधान में क्या क्या है, इसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, पूरा ब्रीफ दिया होगा। डिटेल नहीं, ब्रीफिंग, जस्ट संक्षिप्त। अच्छा, वही लिखा हुआ है जो उद्देशिका पेश करी थी चाचा नेहरू ने, वही आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बन गया, प्रस्तावना बन गया। अब देखो, प्रस्तावना ही संविधान की, एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना। आगे लिखा क्यों
संविधान प्रस्तावना ही पढ़कर हमें पता चलता है भारत के बारे में और उसके नेचर के बारे में। ही तो हम अभी बता रहे थे कि आपको उसके आगे का सब कुछ पता चल जाता पहले ही, उसका ब्रीफिंग एक प्रकार का। आगे देखो, प्रस्तावना से ही संविधान के स्वभाव की जानकारी मिलती है। वास्तव में आगे हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से टाइप पढ़ने को मिलेगा, किस किस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पूरा स्वभाव पता चल जाता है। प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं वह सभी विचार अमेरिका से, ये तो मैंने पहले बता दिया, जो आइडिया कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार कहाँ से थे, अमेरिका से। मतलब हमें हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, विचार आया था वहां से, लेकिन भाषा किसकी कॉपी कर ली, ऑस्ट्रेलिया की। बड़ा सिंपल है। अच्छा बेटा ये बताओ, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। भारतीय संविधान लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के, ये तुम परिभाषा छोटी क्लास में जरूर पढ़ के आओ, किसी कक्षा 8 में पढ़ी हो या किसी में पढ़ाया जाता, लिखाया जाता बाकायदा। ऐसे लिखा जाता, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये प्रस्तावना हमारे। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ेंगे, भारतीय संविधान है ना, उसकी भाषा समझना बहुत मुश्किल है, बहुत क्लिष्ट भाषा लिखी हुई है, वो समझ में नहीं आएगी। उसकी भाषा को सरल करके हम लक्ष्मीकांत बनाई गई है। तो संविधान के वर्ड है ना, एक वर्ड में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। अगर एक्चुअल आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया ना संविधान का कॉपी, तो उसको समझना बहुत परे हो जाएगा। उसको सरल, और उसमें भी सरल में अर्थात लगा के ही पढ़ा डाला है, तब हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि संविधान की भाषा देखो क्या लिखी प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, समानता हो या समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा एक संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब कहीं विराम नहीं है इसमें। ये कई बार आपको किसी सर ने पढ़ाया होगा छोटी क्लासों में कि हमारी संविधान की प्रस्तावना बहुत बड़ी लिखी है, उसमें कहीं विराम नहीं है, कोमा है सिर्फ, विराम लास्ट में लगता है कि यहाँ पे। इसमें भी सब पूरा हालांकि हमको अर्थ समझ में आ रहा था क्या क्या कहता जा रहा है, सब पूरा का पूरा लपेट गया एक ही बार में। इतना बड़ा वाक्य बनाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल बनाना, नामुमकिन है यार। इतना बड़ा वाक्य नहीं बना पाओगे तुम किसी के बारे में, कैसे लिखोगे भाई? भरत होगे तुम, आला भरत होगे भाई साहब, ऐसे ऐसे कोमा लगाओगे भरत होगे। लेकिन यार इसका देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द उसने लिखे बीच में, और उसका हर एक का अर्थ देता हुआ चल रहा पूरा के प्रस्तावना। लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा वाला प्रस्तावना है, ये भाषा लिख के कभी नहीं देगा तुम्हें पेपर में, तो बेफिक्र रही है इसके लिए। हालांकि आपको संविधान पढ़ा रहे तो हमें दिखाना पड़ेगा ये। अब आ जाओ आगे, हमारे देखो लिखा है कितनी तारीख को ये अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949। जब ये अंगीकृत किया गया होगा तब ये लाइन पूरी पढ़ी गई होगी। और देखो आगे हम बात करेंगे, हमारे संविधान में कुछ शब्द लिए गए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, याद कर लो। SDR याद कर लो बेटा, SDR, SDR। अच्छा आ गया। सो का मतलब होता है सोवरन। पहले तो एक एक शब्द का अर्थ समझना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। प्रभुत्व संपन्न, हमारे प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है सोवरन। सोवरन का मतलब प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में होता है सोवरन, सो का मतलब, हिंदी में प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ देखो नीचे मैंने लिखा है, हमारे देश भारत पर किसी भी बाहरी देश या क्षेत्र या व्यक्ति का कोई अधिकार, क्या हमारे भारत देश पे श्रीलंका का कब्जा है क्या? किसी और देश का, किसी क्षेत्र का, किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा। हमारे देश का ही एक प्रतिनिधि हमारे देश को संभालेगा। कहने का मतलब हमारे देश का प्रतिनिधि मोदी जी संभाल ले अभी, है ना? यही तो बोला मैंने कहा, भारत का ही मेंबर संभाल रहा होगा इंडिया को, ऐसा नहीं भारत को अमेरिका का कोई आदमी संभाल रहा है ना, हमारे भारत का ही संभालेगा। इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दूसरे देश का कोई आदमी यहाँ पे चुनाव लड़ जाएगा और हमारे भारत देश को संभालने लग जाए, मतलब PM बन जाए, ऐसा हो ही नहीं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है
कि हमारे देश भारत पर किसी बाहरी देश, क्षेत्र या व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे देश का एक प्रतिनिधि हमारे देश को संभालेगा, जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी वो भारत का नागरिक हो। भारत की राष्ट्रपति कौन है अभी? हाँ, द्रौपदी मुर्मू संभाल रही है। क्या भारत की, पाकिस्तान की? भारत की। ठीक, आगे देखो, एक आगे दूसरा वर्ड लिखा, सो का मतलब सोवरन और दूसरे लिखा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। हमारा भारत समाजवादी होगा, और समाजवादी से अर्थ होता है लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण होने से बचाना है। लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण होने से बचाना है। सभी को सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं भाई साहब हम तुम्हें समाज में नहीं बैठने देंगे, भाई पूरा अधिकार है उसको। हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हमारा भारत होगा ना, वो समाजवादी होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा। समाजवादी का मतलब लोगों को सामाजिक और आर्थिक छूट होगी, स्वतंत्र होगी वो आराम से। तीसरा वर्ड लिखा डी फॉर डेमोक्रेटिक, कहते मतलब लोकतांत्रिक। ओ सॉरी, हाँ छूट गया। सेकुलर, सो एस का मतलब होता है सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की हिंदी समझना जरूरी है, पंथ में हमें मीनिंग कुछ नहीं समझ आ रहा, इसका मीनिंग क्या है देखो। सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष। हाँ, इसकी लाइन यहाँ पर आई, इसकी लाइन ये आई है, सॉरी हम थोड़ा सा एरो थोड़े हम ये ज्यादा लगा दिए, रुको अब समझ में आएगा। देखो, सोवरन का ये हो गया, सोशलिस्ट का ये हो गया, सेकुलर का ये एरो लगा हुआ है। देखो, हमारे देश का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो भारत को, नहीं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कोई धार्मिक, ये लिखा हुआ है कोई धर्म या पंथ नहीं होगा हमारे देश का। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू है, सिर्फ मुस्लिम है, सिर्फ ईसाई है कि हमारा हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना, बहुत से लोग राजनीतिक पार्टी होती है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, भाई संविधान में ही नहीं लिखा है। वो अलग बात है कि हमारे भारत देश में हिंदू ज्यादा है, जिसका सपोर्ट हो जाता है, उस पर जनता इकट्ठी हो जाती है, बरगड़ा लग जाती है, भौकाल आ जाता है, भाई हिंदू 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 कर लो हिंदू। लेकिन हमारे संविधान में लिखा हमारे देश का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, हम पंथ निरपेक्ष होंगे, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमें अपनाने का अधिकार होगा। हमारी इच्छा माशाअल्लाह बोलेंगे हम तो, इंशाअल्लाह बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हम मानते हैं अल्लाह को मान सकते हैं, ईसाई को मान सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, हम तो कुरान पढ़ सकते हैं, हम तो उर्दू के अल्फाज पढ़ सकते हैं। उर्दू के अल्फाज के अर्थ सुनोगे ना बड़ा मज़ा आता है, हमने तो पढ़े हैं असल में, बड़ा मज़ा आता है। उनको पता अलग अलग, हाँ उसकी वर्णमाला में कुछ शब्द होते हैं ना, उनका अलग ही अर्थ निकलता है, इतना मज़ेदार अर्थ होता है कि आप गूगल यूट्यूब पे का सर्च करना कि उर्दू के अल्फाज, और उसकी जो नमाज होती है ना, ममना लोग भी पढ़ते 2 बजे जाके या मुल्ला उल्ला करके, वो हमें भी पूरी नहीं आती है, एक बार हमने पूरी पढ़ी थी। वो हमारी पॉलिटी जब पढ़ाते हैं, पॉलिटी नहीं हिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तब पढ़ाते हैं कि जो मुस्लिम लोग नमाज क्या पढ़ते हैं, वो पूरी लिखी हुई है, हमने एक तरफ से लिखी अच्छी करके, है ना। और आ गया तुम, अच्छा हम कैसे होंगे पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष का समझ गए, हमारा कोई धर्म नहीं होगा हमारे भारत देश का। तीसरा है, चौथा है लोकतांत्रिक, डी का SOSDR। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। अगला डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे देश में केवल हमारे लोगों का ही शासन चलेगा, अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब जो भारत को संभालने वाला आदमी होगा ना, कोई बाहर का आदमी वोट नहीं करेगा उसको, या तो हम खुद वोट करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का ही आदमी वोट करेगा। जो हमारी डेमोक्रेटिक, हमारा रिपब्लिक है, हमारा लोकतांत्रिक होगा भारत। लोकतांत्रिक में जो उसको इलेक्ट करने वाला होगा, चुनने वाला होगा, वोट डालने वाला होगा, या तो हम होंगे या भारत का कोई और आदमी होगा इनडायरेक्ट वे में। जैसे मान लिया कि हम लोग प्रत्यक्ष मतदान करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं उनको इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, वो आगे पढ़ाएंगे। अच्छा, इन सब का मतलब समझने के बाद आपको एक बात बता दें, जब मैंने पहली बार प्रस्तावना बेटा पढ़ी थी उस टाइम हमें बड़ा उल्टा लगा था ये सिस्टम, हमें याद कैसे होगा यार। लेकिन जब इसके क्वेश्चन मैंने देखे आए हुए तो भाई हम याद करने को मजबूर हो गए। आज भी हमें याद है SOSDR, और रटा पड़ा है SOSDR। सोते में पूछ लो सो का मतलब क्या है और अगले सो का मतलब क्या है। पहले का मतलब सोवरन आता है, अगले का मतलब सोशलिस्ट आता है। एस का मतलब सेकुलर आता है, और डी का मतलब डेमोक्रेटिक आता है, और आर का मतलब रिपब्लिक आता है। भाई हमें भी पहले बिल्कुल याद नहीं था, याद हो गया, तुम्हें भी याद होना चाहिए, ये बात जान लो। तुम याद करके आना इसका मतलब। और इसमें स्टार का मतलब अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाले बेटा, स्टार का मतलब अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, एक रह गया रिपब्लिक।
रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, गणतंत्र को समझ लो। रिपब्लिक का मतलब आनुवांशिक या इस जो आनुवांशिक नहीं होगा, जो हमारे भारत देश का गणतंत्र होगा, ये आनुवांशिक का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई राजा बन गया है, कोई मुख्य प्रधानमंत्री बन गया है तो आनुवांशिक उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। आनुवांशिक कुछ नहीं होगा, ये कहना चाह रहा रिपब्लिक है, गणतंत्र है ये हमारा। जो हमारा रिपब्लिक है ये वर्ड कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। सोशो एसडीआर पहले का मतलब सोवरा प्रभुत्व संपन्न, और अगला मतलब सोशलिस्ट सामाजिक, अगला सेकुलर पंथनिरपेक्ष, सोशो एस डी का मतलब डेमोक्रेटिक और आर का मतलब रिपब्लिकन। ऐसे याद हो जाता है भाई, हमें तो याद हो गया, तो हमें भी याद करना पड़ेगा। अच्छा हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं बेटा क्या? और हर लाइन से क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ पे हमें कुछ छोड़ने लायक कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो भारत में लिखा है ये रूस की क्रांति से लिया गया पता। अब कुछ शब्द लिखेगा वो, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द उठाए गए हैं, वो कहाँ से उठाए गए हैं ये बात करने वाले हैं। जैसे जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये जे कहाँ से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया। ये रूस की क्रांति से उठाया गया क्या, जस्टिस, न्याय मिलेगा सभी को। क्या मिलेगा, न्याय। अच्छा यहाँ पे लिखा JLEFI, जलेफी, जलेबी कहते हैं, जलेबी। हमारे संविधान में प्रस्तावना में जलेफी वर्ड है, जलेफी। तुम जलेबी याद रखना, कौन सी, जलेफी। जलेबी अलीगंज में किसकी अच्छी है, कि माता दीन चौराहे वाली। चलो छोड़ो, कलेंगे किसी दिन खाने चलेंगे, कोई बात नहीं। देखो जस्टिस, जस्टिस पहला तो न्याय हो गया, ये कहाँ से लेगा, फ्रांस से। अगले 3 शब्द उठाए गए हैं, वो हमारे फ्रांस की क्रांति, ये किसकी थी, रूस की क्रांति, और ये किसकी है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 और रूस की क्रांति 1900। अच्छा फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द उठाए गए हैं। एल का मतलब लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, यानी विचार अभिव्यक्ति पक्ष रखने की, निवास करने की और मीटिंग संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी सभी को, ये हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये वर्ड कहाँ से उठाए गए हैं, तो फ्रांस से। अच्छा जो मैंने उधर सोशो एसडीआर पढ़ लिया था वो कितने शब्द थे, 5 के बाद और शब्द और ये हैं, JLIFI यानी 1 2 3 4 5 शब्द और, टोटल 10 शब्द है हमारी संविधान की प्रस्तावना में। कितने हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 10 शब्द हैं। 5 मैंने सोशो एसडीआर में कवर कर लिए, 5 मैंने सोशो एसडीआर में कवर कर लिए। अगले 5 ये बता रहे हैं। एक जलेफी बता दिया ट्रैक मैंने, सोशो एसडीआर और जलेफी। जे पे हमारा जस्टिस, जस्टिस कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से कॉपी कर लिया है। और एक फॉर लिबर्टी स्वतंत्रता, और ई का मतलब इक्वलिटी, समानता। समानता का मतलब कानून के समक्ष समानता, उच्च वर्ग हो या निम्न, पुरुष पुरुष हो या स्त्री, सभी के लिए कानून समान होगा, कानून में सब समान होंगे, ये समानता होती है। धर्म लेख मूल स्थान या भेदभाव नहीं, समान रोजगार के अवसर होने चाहिए, अस्पृश्यता का अंत, पद नहीं होगा, ये वाली चीजें। कहने का मतलब ये है, बताना चाह रहे हैं कि समानता होगी वो सभी के लिए होगी, समानता होगी वो सभी के लिए, हर चीज में समानता होगी। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। आज बात सारी समझ में। एक तो मैंने बढ़ा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। अगला फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होती है बंधुता। बंधुता का मतलब हम लोग कैसे रहेंगे, भाईचारे की तरह रहेंगे, हम एक दूसरे को भाई मानेंगे। भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारे गेहूं कटेंगे, हम कटवाएंगे, चल के चलो, हम लोग भाईचारे में, तो भाईचारा निभाएंगे। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि हमारे बंधुता का भाव होगा आपस में, आपस में पोलाइट नेचर। तभी तो कहते हैं पोलाइट वाला आदमी कितना अच्छा होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, सपोर्टर ज्यादा होते हैं, पोलाइट नेचर का होता है। एकदम गुस्सा आना, किसी ने अगर बोला 1 मिनट 3 मिनट एकदम लाल पड़ गए, तो भाई साहब तुम्हारा पोलाइट नेचर नहीं है, तो एकदम क्रांतिकारी लोग हो। अगर एक बात नहीं झेल पाए तो मेरे भाई तुम क्रांतिकारी नेचर के हो। आपसे कोई कुछ कह जाए तुरंत उसका रिप्लाई एकदम उल्टे वे में तुरंत मत करिए किसी को भी। तभी बता रहे कहीं पर भी आपको अगर ओपन भी किसी भी तो पब्लिक में घूम रहे हो, अगर कोई डायरेक्ट कुछ बोलता है तो उसका तुरंत रिएक्शन मत करिए। गलत बोलता है तो उसका कुछ रीजन सोचिए, यार क्यों कहा होगा इस आदमी ने, उसका परिणाम गलत हो सकता है अगर आपने तुरंत वो कर दिया है ना। कुछ चीज़ों का जवाब है ना तुरंत नहीं दिया जाता है, इसी को कहते हैं पोलाइट नेचर। उस चीज़ को समझिए यार, ऐसा क्यों बोला जा रहा है हमसे, यार हम में ही तो गलती नहीं है। और अपने आप को भी 100% मत समझिए, गलती आप में हो सकती है, हर इंसान में गलती होती है।
अगर हम किसी आदमी की गलती देखना शुरू कर जाएं तो भाई साहब हम भगवान में गलती दिख जाती है, भगवान ने बहुत गलत किया यार, बेचारा खत्म हो गया, भगवान को दोष दे देते भाई तुरंत। हम तो इंसान हैं, भगवान तक गलत बता देता आदमी। तो कभी आपको ये मत कहना हम 100% एकदम अच्छे हैं, हमें सब अच्छे ही बताएंगे, है ना। अपना व्यवहार ऐसा रखिए सभी के साथ पोलाइट, और यही हमारी संविधान में लिखा है। आगे हमारी एक लिखा हुआ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है बेटा अखंडता। अखंडता का मतलब क्या है? भारत एक अखंड राज्य है। पहले तो भारत एक स्टेट का नाम दिया था, भारत एक स्टेट है, राज्य, और कोई बाहरी क्षेत्र मिला लेंगे लेकिन किसी भी राज्य को अलग नहीं होने देगा। मान लिया किसी दिन बाई चांस सवेरे सवेरे उठा श्रीलंका, बोले मैं मिला लो, अंदर मिला तो लिया, अगले दिन भाई साहब शाम को कह लेंगे मैं अलग कर दूं, अलग नहीं हो पाओगे भाई। मिला तो लेंगे लेकिन अलग होने का कोई प्रावधान नहीं, तभी तो श्रीलंका मिल नहीं रहा हमारे पास, नहीं तो श्रीलंका भारत में आ जाता अब तक। भारत का एक नियम है, अगर कोई मिल गया तो अलग होने का कोई प्रावधान नहीं। भाई है ना, कई कपड़े अपने खरीदने जाते भाई ले जाओ लौटाने कहा, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो भारत के नियम सख्त है। क्या लिखा है? इंटेग्रिटी। क्या लिखा है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब अखंड भारत है, इसके खंड नहीं किया सकते, मिला सकते हैं। हम बोले हमें मिला लो, आ जाओ, बोले अलग होगे तो भाई सब कूट देंगे तुम्हें, इकट्ठे रहोगे। हमारे भारतीय संविधान के कितने शब्द पढ़े प्रस्तावना के? 10। कितने? 10। पहले तो जलेफी पढ़ा दिया एक, और एक सोसो SDR पढ़ा दिया। सबका मतलब पढ़ चुके हो। जलेफी का मतलब समझ लो जस्टिस लिया गया कहाँ से? रूस से। और 3 शब्द जो बीच में आएंगे जलेफी, LEF, ये कहाँ से आएंगे? फ्रांस की क्रांति से। और अगला आएगा हमारा इंटीग्रिटी। क्या आया? एक ध्यान दिया होगा अगर किसी बच्चे ने, तो मैंने एक काम करके धोखे से आप समझ नहीं पाए, यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ, ध्यान से देखना। एक यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और 2 स्टार ऊपर लगे हुए थे। कहाँ पे? सो पे और एस पे। अगले सो पे है, इस पे सो पे नहीं, सो एस, मतलब सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटेग्रिटी, अखंडता। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? बाद में। ये शब्द जोड़ गए बाद में, और क्वेश्चन इससे इतना हैवी बनता है मेरे भाई, हम तो जितनी बार देखते हैं, हर साल शायद कोई एग्जाम जाता हो क्वेश्चन ना आया हो, हर साल क्वेश्चन आता है, ये वाला रिपीट होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, ये तीनों शब्द पहले हमारी भारतीय प्रस्तावना में नहीं थे। बाद में तीनों शब्दों को, इसको भाई साहब जितना हाईलाइट कर पाओ दबा के, पेज फट जाए इसको हाईलाइट कर डालो, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। किस संविधान संशोधन के तहत सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? पूछता, वर्ष पूछता, कभी कभी 1976 आती है, कभी संविधान संशोधन पूछता है 42वां, ये पूछता है। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो मैंने यहां तक आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरा कर दिया है, और अब इसके क्वेश्चन लगाना भाई साहब, एक आदमी मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रस्तावना को उठा लेना जितने क्वेश्चन हो पाए। अच्छा इधर आ जाओ, क्या किसी बच्चे को रिवीजन की जरूरत है? बीच के जो 3 अक्षर आए हैं, ये 3 अक्षर हैं जो हमारे फ्रांस की से हैं, और जस्टिस वाला कहाँ से है? रूस से। जस्टिस कहाँ से है? ऐसे याद कर सकते हो मेरे भाई, इस न्याय को, जस्टिस को, न्याय को पता क्या कर दो? रूस से। गन्ने का जूस पिया है, उसमें रस होता है, और रस होता है मेरे भाई, न्याय मिलता है तो ऐसा मजा आता है, रस पी के भी मजा आता है। तो कभी न्याय की बात आए तो रसिया ले जाना, बोले रूस से। कहाँ से लिया गया जस्टिस? रूस से उठाया गया। और बाकी 3 है, ये कहाँ की क्रांति से? फ्रांस की। जलेफी याद कर लोगे ना, और सोसो SDR याद हो जाएगा। यही 10 शब्द हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इन्हीं से क्वेश्चन बनते लगातार। आगे आ जाओ भाई, प्रस्तावना हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारा अगला सेक्शन शुरू होना है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो बेटा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या 12। कितनी है बेटा? भारतीय संविधान की अनुसूचियां कंप्लीट करेंगे, इसके बाद और कुछ हो पाएगा तो आगे और कर लेंगे। इधर आ जाओ, मैं हम बात करेंगे बेटा, देखो इस वाले में शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान की अनुसूचियां। हमारे पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आधुनिक संविधान है। एक तो जो पुराना लागू हुआ था मूल संविधान, और एक जो भी वर्तमान में नया चल रहा है, जिसमें संशोधन बहुत सारे हो चुके, बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है, समझ पा रहे हो? एक तो मूल संविधान है, और एक हमारा कैसा है बेटा? आधुनिक संविधान है। 2 प्रकार के संविधान है। कहने का मतलब मूल था, उसी को अपडेट करके आधुनिक बना दिया। कोई नई बात है? नहीं है। अच्छा आगे आ जाओ बेटा, आगे हम बात करेंगे तो इसमें ये कहेंगे आधुनिक संविधान में
अनुसूचियों की संख्या। ये प्रश्न आपको इजी लग रहा होगा लेकिन पेपर में पूछा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची संख्या पूछता डायरेक्ट, तो 12 ऑप्शन होता है। और ये वाला प्रश्न जब आता है तो तुमसे गलत किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब 80% जनता सही मार के जाएगी इसको। अगर तुमने गलत कर दिया और तुमने एक कठिन सही कर दिया तो उसके बराबर बैठ पाओगे तुम सिर्फ। अगर मान लिया कोई तुमसे कम पढ़ के गया और तुमने ये गलत करे तो कठिन वाला सही कर रहे हो भाई, तो भाई साहब कंपटीशन में पीछे हो। सरल वाला पे तभी तो सब लोग सजेशन देते हैं। हम क्या सभी लोग कहते हैं कि पेपर करते टाइम सरल सरल क्वेश्चन पहले करो। क्यों कहते हैं? सरल सरल सब सही कर लो फिर कठिन पे आ जाओ, क्योंकि सरल अगर गलत हो गया, बाई चांस लपेटे में आ गया, सरल वाला गलत हो गया तो तुम्हें उतना पीछे धकेल देगा, 2 गुना पीछे जाओगे। एक सरल गलत होने पर तुम कठिन वाले 2 सही करने पड़ेंगे, तब तुम एक बच्चे से आगे निकल पाओगे। अगर सरल वाला एक गलत कर दिया और वो एवरेज बच्चा सही कर गया तो तुम बराबर में आ गए, वो तुम्हारे उससे आगे निकलने के लिए 2 कठिन सही करो। अब तभी तो कहा जाता है कि सिली मिस्टेक कम से कम। और ध्यान रखना, पेपर में सिली मिस्टेक तब होती है जब केवल थ्योरी पढ़ के जाते हैं। सिली मिस्टेक को कम करने का एक ही तरीका है, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे थ्योरी के बाद सिली मिस्टेक उतनी कम होगी। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं पूरा पेपर 100-100 150 क्वेश्चन कर जाते हैं, मात्र एक का सिली मिस्टेक होती है उनसे। भाई हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमसे सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है वास्तव में। कभी कभी क्वेश्चन होता है असत्य बताइए, हम उसे सत्य ढूंढ के लगाते हैं आंसर, इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है वहाँ वाला मार जाते हैं। भाई जल्दी में नहीं पढ़ पाते यार, तो हम पे सिली मिस्टेक वास्तव में होती है और हम बहुत प्रयास करते हैं तब भी हो जाती है यार। वहाँ पे होता है कि हम सब सही कर रहे हैं, जैसे ही बाहर निकले गूगल सर्च करा, पूरे गलती गलती, ये गलती वो गलती, ये दुनिया भर की गलती। भाई हमारा ऐसा पेपर नहीं जाता 5-6 गलतियाँ ना हो हम पे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो पाती है, इसका रीज़न हो सकता है मेन कारण है ये। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा हो ना तो गलतियाँ, भाई बच्चे कोई ऐसे हुए हैं कि गलतियाँ होती नहीं है भाई उनसे। वो सरल भाई साहब उड़ा के आते सरल सरल, और कठिन और मार के आते, गलती कुछ नहीं करके आते हैं। वो होते खतरनाक आदमी भाई, उनसे गलती होती नहीं है भाई। तुम बैंड बजा दो साइड में तब भी पेपर करते रहेंगे, वो ऐसे वाले होते लड़के। तो उसी मूड में जाना है, थोड़े शांत माहौल में भी नहीं रहना है कि तुम मॉक टेस्ट लगा रहे तुम कह रहे शांति मिले। पेपर में शांति नहीं होती है। पेपर में कभी कभी आवाज़ें आने लगती है इधर उधर की, रोड के किनारे सेंटर में आवाज़ आती है बाहर से, तो तुम ज़्यादा ऐसा भी सोचना कि घर पे शांत हो, भाई शांत हो जाओ, मॉक टेस्ट लगा रहे हो अभी, ज़्यादा शांति मत करो। बोले करो काम, अपनी बाल्टी बजाओ, बसना दो, खूब करो, बर्तन दो, हम मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। इधर आ जाओ। इधर मैंने कहा कि लेकिन जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब संविधान में, ये भी प्रश्न आता है, जब लागू हुआ था तब कितनी अनुसूची? 8। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 1, पहली अनुसूची पढ़ने जा रहे हैं। पहली अनुसूची में है सभी राज्यों एवं संघ शासित के नाम और अधिकार क्षेत्र को दिया गया। हमारी अनुसूची 1 कहे तो एक वाली अनुसूची है, राज्य और केंद्र याद कर लो, राज्य और संघ याद कर लो, इतने में हो जाएगा काम। क्या लिखा हुआ? सभी राज्य और संघ शासित के नाम एवं अधिकार, बात खत्म हो गई। अच्छा ये हमारे कितने केंद्र शासित हैं? 8। अपवाद यहाँ पर कुछ है, अपवाद है। दिल्ली अनुच्छेद, ये क्या पे लिखा? सभी राज्य और कितनी? यूटी, सभी राज्य और यूटी। यूटी के नाम और उनका अधिकार क्षेत्र कितना होगा ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारा दिल्ली एक यूटी है। ये लिखा हुआ दिल्ली अनुच्छेद 239A के तहत एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है, फिर भी दिल्ली को संघ शासित में कंसीडर किया जाएगा, जबकि शेड्यूल 1 में एनसीटी का कोई जिक्र। भाई यहाँ पर तो यूटी का जिक्र है, किसका जिक्र है? यूटी का। लेकिन भाई साहब दिल्ली को इसी में डालते हैं अनुसूची में, कौन सी वाली? पहली वाली में। ये क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली अनुच्छेद 239A के तहत, 239A के तहत एनसीटी के तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्षेत्र होता है नहीं? हाँ कैसा नेशनल का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कह सकते हैं क्या? क्षेत्र का मतलब और होना चाहिए टेरिटरी। चलो मैंने कहा दिल्ली अनुच्छेद 239A के तहत एनसीटी का दर्जा प्राप्त है, फिर भी दिल्ली को संघ शासित में कंसीडर किया जाएगा, जबकि शेड्यूल 1 में एनसीटी का कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब दिल्ली हमारे शेड्यूल नंबर 1 में आती है। ये अब बात मुश्किल पूछा जाएगा, ये ऊपर वाला ज्यादा है। अनुसूची 1 कंप्लीट हुई बच्चा, हर बच्चे को पता भी होना चाहिए। अनुसूची 2 पढ़ने जा रहे हैं हम, भाई तैयार हो जाओ अनुसूची 2 के लिए। अनुसूची 2 में पढ़ने जा रहे हैं कि अनुसूची 2 अबाउट द सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस एंड डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया।
इंग्लिश वाला ना समझ पाए तो हिंदी हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। अब तुम कहोगे सर जी हैं कौन वो पदाधिकारी जिनके वेतन भत्ते का उल्लेख कर रहे हो? थोड़ा पानी हमें भी देना। इसमें राष्ट्रपति हैं पदाधिकारी, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, राज्यों के संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, नियंत्रक, मालिका परीक्षक। अच्छा अब देखो ये आपको पद पता हो गए, इनकी सैलरी, भत्ते, अलाउंस, वेलाउंस, पेंशन, इन्हीं का जिक्र है अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 2 में ये लिखा हुआ है और विशेष ध्यान देना इन दोनों के वेतन और भत्ते, लाना पानी, भारत के महान्यायवादी और भारत का महाअधिवक्ता, इनका वेतन नहीं, इनका रिटेनर दिया जाता है। रिटेनर दिया जाता है, कहने का मतलब इन दोनों के वेतन और भत्ते का भारत राष्ट्रपति निर्धारित करता है इनको कितना मिलना है। अभी बता रहे, जस्ट ए सेकंड। देखो ये दिया हुआ है कि इन सब के वेतन भत्ते के बारे में तो सब इसी में, राज्यपाल भी यहाँ पर लिखा, छोटा सा राज्यपाल, लेकिन भारत का महान्यायवादी होगा और भारत का महाअधिवक्ता होगा, इनके वेतन वगैरह, इन दोनों का वेतन और भत्ते भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करता है। वेतन नहीं, इनको क्या मिलता है? रिटेनर दिया जाता है। इनका निर्धारित किया जाता है इतना रुपया मिलना तुम्हें, मतलब फिक्स नहीं होती सैलरी, सैलरी फिक्स होती है हर महीना इतनी मिलनी है, लेकिन इनका रिटेनर होता है। अच्छा आपको पहली दूसरी वाली अनुसूची में याद रखना है कि जो हमारे संविधान के पदाधिकारी है ना, उनके वेतन भत्ते सब दे रखे दूसरी वाली अनुसूची में। पहली वाली में हमारे राज्य हैं और यूटी हैं, राज्य यूटी, दूसरे वाले में मतलब सैलरी दे रखी है। तीसरे में आता हूँ, तीसरी अनुसूची की बात करोगे बेटा तो तीसरी वाले में हमारा दे रखे अबाउट द ओथ्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी की बात करी थी। कौन कौन से पदाधिकारी? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष, सभापति, ये सब थे। अच्छा इनके पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण का उल्लेख, पहले सैलरी फिर शपथ, दूसरे में सैलरी थी और तीसरे में शपथ करवा दो उनकी, और ऐसे याद होता है बच्चा, पहले में, दूसरे, तीसरे ऐसे याद होती, पहले में राज्य और यूटी, दूसरे में वेतन भत्ता, तीसरे में शपथ दिलवा दो, खत्म होंगी 3। आगे देखो क्या लेगा, वही लिख दिया होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्यों का विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी, नियंत्रक, मालिका परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, केंद्र का मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, यानी सबके ओथ के बारे में शपथ दिलवा दो। तीसरी अनुसूची होगी, चौथी पे आ दो। लिखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60, 69, 159 में है क्रम से। भाई ये आगे को पढ़ने को मिलेगा आपको। कहने का मतलब है राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति को 69 के तहत और राज्यपाल को 159 अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है ना। इस अनुच्छेद में इनके शपथ के बारे में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल स्पेशल, ठीक है। आगे आगे कि क्या बोला मैंने कि मतलब ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इन अनुच्छेद में, अनुच्छेद आगे पढ़ने को मिलेगा। विशेषकर तुम अनुसूची 3 में सिर्फ शपथ याद रखना, ओथ दिलाई जाती, शपथ। ओके आगे आगे। अब सीधी अनुसूची 4 खोलते हैं और सभी बच्चे बड़ा एक्टिव बैठना यार, एक भी छोड़ना नहीं है, इससे पूछा जाएगा आगे। आगे देखा एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर लिखा हुआ राज्य की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन भी याद रह जाएगा ना, तब भी काम हो जाएगा अनुसूची 4 में। शेड्यूल नंबर, इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है। शेड्यूल नंबर 4 में क्या है, राज्य की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन,
किस विधानसभा से राज्यपाल के सदस्य कितने होंगे, इसका आवंटन किया जाता है। ये हमारी कौन सी अनुसूची में है, ये लिखा हुआ है राज्य की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा अपर हाउस यानी राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं। अभी हम 4-5 बार और पढ़ाएंगे 250, ये पेपर में खूब आता है, पेपर में छोड़ के नहीं आना है। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250, ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 250 में नॉमिनेट होते हैं, वो अपने मन से, मान लिया कोई साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कोई आविष्कार करेगा, उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया बिना इलेक्शन लड़े, तो 12 सदस्य को नॉमिनेट करने की पावर राष्ट्रपति को होती है। बाकी सभी सदस्य राज्यों की जनसंख्या के अनुसार आवंटित होते हैं। मतलब जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में उतने ही राज्यसभा के सदस्य ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी में राज्यसभा के सदस्य ज्यादा होंगे। जनसंख्या के हिसाब से वितरण हो रहा है। राज्यसभा की कितनी 80 सीटें कितनी है वो, सॉरी यूपी 31 है क्या, 30-31 है, याद नहीं आ रहा क्या। राज्यसभा के कितने सदस्य यूपी में, 31 ही है, 31 है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है सभी राज्यों से, इसकी संख्या इतनी कहीं की भी नहीं है। अच्छा, इसमें ये वाला क्वेश्चन याद रखना, 250 वाला बहुत आता ही है। और ये वाला अनुसूची 4 में तो याद ही रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से आवंटन। मतलब विधानसभा का मतलब एक ही राज्य में कितनी जनसंख्या है। हमारी विधानसभा यूपी की है तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या, बेटा समझ लिया है तो सीधे आप अगले पे आ जाइए। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची 5 में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC एंड ST एरिया। SC ST एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, कहने का मतलब SC और ST क्षेत्र का प्रशासन और SC ST पर प्रशासन कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, ये हमारी अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 में ये लिखा गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होना है, ये हमारे अनुसूची नंबर 5 में। और अनुसूची 4 में क्या था, विधानसभा में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, विधानसभा में राज्यसभा के सदस्यों का, अनुसूची 4 होगी। अनुसूची 5 में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण, याद हो गया, आ गया। तो हम भले चाहे मान के चले याद नहीं हो रहा है, तुम्हें समझ में तो आ रहा है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी घर पे जाके रिवीजन करो। अगला देखो, अनुसूची नंबर 6 लिखा है प्रोविंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। कुछ विशेष क्षेत्र है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है, प्रशासन कैसे चलना है, उनका प्रावधान किया है। वो विशेष कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और, ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है वो कौन से स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कौन से हमारे प्रोविंस हैं जिन पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, पूरे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। इस पर विशेष प्रावधान है, इनके प्रशासन के लिए लिखा हुआ है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ये के प्रशासन के प्रावधान। इसमें प्रशासन कैसे किया जाएगा भाई, हम लोग घूमने जाते क्या जाते त्रिपुरा साइड, उनका अलग ही प्रशासन चलता है भाई, उस साइड प्रशासन का नियम अलग है थोड़ा। वो हमारी कौन सी अनुसूची में है, 6। और 5 में क्या है, SC ST पर प्रशासन और नियंत्रण। और इसमें क्या है, 4 स्पेशल राज्यों में प्रशासन की बात कर रहा है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों नाम हर बच्चे को याद होने चाहिए। जब से मैंने संविधान सभा पढ़ाई है तब से हर बार रिपीट करते, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत मैच करते हैं, जाके आगे आ जाओ। अनुसूची 7 मेरा भाई, अगर आपने बेटा अनुसूची 6 तक टिके रहे हो तो अब याद करने में बहुत आसानी होगी, ये बहुत एक बार में याद हो जाएंगी। अब वो ऊपर वाली है थोड़ी से ज्यादा कड़ी शब्द है, कठिन शब्द है, इनमें बहुत आसान है। देखो अनुसूची 7 में पता क्या है, अनुसूची 7 में भाई साहब सूचियां, 7 अनुसूची 7 सूचियां दे रखी है, संविधान की सूचियां कितनी है बेटा, तो आप कहोगे संविधान में सूचियां कितनी है, तो कहोगे 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची और एक राज्य सूची, संघ सूची। और पूछा जाता है कि हमारे किस अनुसूची में समवर्ती सूची है, तो कहेंगे 7वीं में। हमारी 7वीं अनुसूची में तो लिस्ट है, एक तो हमारी कौन सी है, एक तो हमारी है यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इनको थोड़ा सा देखो। संघ सूची में वह सभी सब्जेक्ट विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का, मतलब संघ सूची में विषय लिखे गए हैं, संघ सूची में विषय लिखे गए हैं कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र संघ के होंगे। मतलब जो एक सूची बना दी, लिस्ट, जो संघ, उसका नाम है संघ सूची। संघ सूची में विषय लिख रखे हैं कि इस पर कानून बनाएगा तो केंद्रीय बनाएगा भाई। जैसे हम बात करें जो हमारी पुलिस है ये हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जबकि दिल्ली पुलिस होती है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। तभी तो कहते हैं दिल्ली पुलिस की नौकरी सभी पुलिस में सबसे अच्छी। क्यों? कि दिल्ली पुलिस पे अधिकार किसी राज्य का होता ही नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल पे होती है। वहां पर किसी विधायक का दबाव नहीं होता है, वहां पे किसी मुख्यमंत्री का दबाव नहीं होता है भाई। डायरेक्ट सेंट्रल की नौकरी आपकी दिल्ली पुलिस की, तभी तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और सभी राज्यों की नौकरियां होती हैं, मुख्यमंत्री आदेश करेंगे वैसे चलेगी पुलिस। हमारे योगी जी जो कहेंगे ना वही करेगी पुलिस। ये दबाव होता है राज्य का, और जो राज्य का दबाव नेकातरी बहुत बड़ा प्रेशर होता है राज्य का। तभी तो दिल्ली पुलिस वाले लोग बड़े आराम से सुकून की जिंदगी जीते हैं। आओ आगे। संघ सूची की बात करें, मैंने कहा वो सब विषय आते हैं जिसमें, इसमें विषय हैं कितने? ये गिनती याद रखनी, 100 कितने? 100 या अब इसमें 97 रह गए। इसमें पहले 100 थे, इसमें 97 हैं। अब 3 कम हो गए, हटा दिए गए होंगे। अच्छा आ गया था। आगे बात करेंगे राज्य सूची की। तो राज्य सूची, इसमें वह विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? उस टाइम पे 61 विषय थे, लेकिन अब कितने? अर्लियर, इसका मतलब 5 बढ़ गए, 5 बढ़ गए। इसका मतलब पूछा जाए राज्य सूची में वर्तमान विषय कितने हैं? आगे अगली क्लास जो हम लेंगे ना, उसे हम इसके विषय जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय हम लिख के लाएंगे। इसमें लिखा नहीं, थोड़ी सी कमी है इसमें। जैसे विषय लिखे जाते हैं, कृषि पर किसका अधिकार होता है, राज्य का, केंद्र का, ये सब लिख के लाएंगे। मतलब शिक्षा पे किसका होता है, व्यापार पे किसका होता है, वो सब लिख के लाएंगे। हालांकि इसमें 66 विषय हैं। कितने विषय हैं? अभी 66 है। अच्छा, समवर्ती सूची, यह सूची ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी गई, हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें विषय कितने हैं? लेकिन अब कितने हैं? इसमें से कितने कम हो गए? 5 कम होके इसमें जोड़ दिए गए। आंसर यहाँ पर कितना आ गया? इसके समवर्ती सूची के 5 विषय उठा के राज्य सूची में जोड़ दिए गए। इसका मतलब उन 5 विषयों में केवल राज्य बनाएगा कानून। इसका मतलब इसके 5 विषय ऐसे होंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य का होगा। तो इससे 5 विषय हटाए ऊपर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। और राज्य के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए। राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़, ओ सॉरी गलत कर रहे हैं। पहले 66 थे लेकिन अब 61 हैं। इसके 5 उठा के इसमें जोड़े गए हैं। इसमें पहले थे, अर्लियर का मतलब पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52। उल्टा बोल के, सॉरी। कह रहा है राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए। ये 5 विषय कौन सा संविधान संशोधन? भाई ये संविधान संशोधन आता है, इसकी डेट कई बार पूछेगा। 1976 के तहत जोड़े गए। तो आप याद कर लो मेरे भाई, जो हमारी संघ सूची है इसमें विषय कितने? 100। पहले 97 थे, अर्लियर 97 लिखे हुए थे ना, पहले 97 थे। और मैंने कहा अगली हमारी राज्य सूची में विषय अब 61 हैं, पहले 66 थे। अब हमारी समवर्ती सूची में विषय अब 52 है, पहले कितने थे? 47 थे। और आ गया था भाई। ऐसा कोई बच्चा बैठा है जिसको 7वें नंबर की अनुसूची समझ ना आ रही हो? अगला देखो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है संविधान की भाषाओं के बारे में बात करेंगे। अनुसूची नंबर हमारी कौन सी है? 8। यहाँ पर लिखा हुआ मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में, भाई आपसे प्रश्न किया जाए, पूछा जाएगा संविधान की भाषाएं किस अनुसूची में? खत्म क्वेश्चन, इतना ही। हाँ, जब मूल संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितनी थी? याद रखना, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। और अब वर्तमान में कितनी है? 22। अब देखो हम बात कर लेते हैं भाषाओं की। जो ये भाषाएं आपको 14 दिख रही हैं, ये संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे थी। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कर्नाटकी, कश्मीरी, मलयालम, केरल वाली, और इंग्लिश नहीं थी।
मराठी महाराष्ट्र की, ओडी उड़ीसा की, उड़िया की, पंजाबी पंजाब की, संस्कृति उत्तराखंड की संस्कृति पहले। अच्छा, तमिल और तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें बोली जाती थी भाषा। अच्छा, उर्दू, हिंदी और फारसी, ये 14 भाषाएं थी। ये संविधान लागू होते ही आ गई थी 14, उसके बाद 6 और जोड़ दी गई होंगी। देखो अब भाई ये बता दो, ये हम अनुसूची कौन सी पढ़ रहे हैं? चलो आगे आ जाओ फिर। अरे नहीं, पूरा कर लो। हमारी हार्दिक इच्छा है आज 1 घंटे क्लास हो जाए और 1 घंटे में जितने तक पहुंच जाए। ज्यादा पढ़ा भी तो नहीं पाया, बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे आज। अभी 10 मिनट की क्लास और बची है। देखो 21वें संविधान संशोधन आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ये 21वां संविधान संशोधन 1900, इसमें सिंधी भाषा को, ये 15वीं भाषा होगी सिंधी। इस अनुसूची को पूरे कर लेते हैं। कौन सी 8वीं पढ़ रहे हैं ना, पूरा कर लेते हैं। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, ये कोंकणी गोवा और कोंकण तक पे बोली जाती है, ये लिखा हुआ है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें बहुत बड़ी वो नहीं है कि हम जा रहे कहीं, बड़े आराम से पढ़ो तसल्ली से। और याद करना जरूरी, ये वाली लाइन है 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, और अगला संविधान संशोधन 71वां हुआ, फिर 3 भाषाएं जोड़ दी। कितनी जुड़ गई? 3 ये और 1 वो, 4 जुड़ चुकी हैं। अभी 14 और 4 18 हो चुकी हैं। कितनी? 18। तो पहले जोड़ी गई थी सिंधी 1967 में, 71वां ये वो सर बताते थे 21 साधु मड़केला, 71 नेपाली, कैसे करके बताते। हाँ, बदमाशों ने चुराए, फिर क्या खाया पिया, ऐसे करके। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आगे फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें 4 भाषाएं फिर जोड़ी जाती हैं, मैथिली, बोडो, डोगरी। मैथिली, बोडो, डोगरी। जो मैथिली भाषा ये बिहार की है, बोडो है ये असम और नागालैंड की है, डोगरी है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की है, और संथाली कहाँ की है? कोई सिंगल सब छोड़ने लायक नहीं, हर एक से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन 2003। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2000। भाई बड़ा सिंपल है, देखो 92 का अगला 92 आ रहा है, तो 2003 में ये कौन सा MBDS लगा, MBBS करके याद किया था हमने, लेकिन याद हो गया था, अब तो डायरेक्ट याद है। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, और दूसरी बार में क्या जोड़ी थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और सबसे पहले सिंधी। कितनी होगी? 3 और 1 4 और 4 8, 8 जोड़ोगे 14 और 8 22 होगी वर्तमान में। कितना सिंपल है। और आगे आ दो अनुसूची 9, ये लिखा हुआ है अब भारत में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं वर्तमान हमारे भारतीय संविधान में। अगर 22 भाषाएं हैं तो आगे अगर हम बात करें, हमारी अनुसूची नंबर 9 आती है। फिर अनुसूची नंबर 9 एक बार हम देख लें कितना है, नहीं तो इसको पूरा कराते हैं आज। अनुसूची 9, 10, 11, 12, 2 पेज है पढ़ने को। चलो आप अगर घर पे पढ़ के हैं तो इनको पढ़ा देंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में भाई अनुसूची पढ़ाने के बाद हम भाग 1 शुरू कर देंगे, भाग 1 पूरा कर देंगे, ठीक है। हम अब थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर रहे होंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं जैसा आप बताएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ा देंगे फिर हजम नहीं होगा, कि बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं। थैंक यू।